हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकिपीडिया पे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल ऑफेंसेस जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 से सेक्शन 377 में बताया गया है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं रेप होता क्या है। रेप जो है वो एक लैटिन वर्ड रेपियो से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है फीस। तो एक रेप का लिटरली मीनिंग ये होता है फोर्सफुल फीवर, जो कि एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस ऑफेंस का। एक आदमी जो है वही रेप कमिट कर सकता है किसी वुमेन के साथ। एक वुमेन रेप कमिट नहीं कर सकती किसी आदमी या औरत के साथ, चाहे वो कोई सेक्स टॉय इंसर्ट करे या अपने बॉडी का कोई और पार्ट इंसर्ट करे। तो एक मैन जो है वो किसी और दूसरे मैन का रेप नहीं कर सकता है। और तो हम ये कह सकते हैं कि रेप की जो डेफिनेशन है वो जेंडर बेस्ड है, ना कि जेंडर न्यूट्रल। एक रेप कमिट करने के 4 मेथड्स होते हैं जिसको हम पीमा से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पी डिनोट करता है पेनिस को पेनिट्रेट करने के बारे में। ये 4 पार्ट में पेनिट्रेट करने के बारे में कहता है। पहला एनस, दूसरा वेजाइना, तीसरा यूरेथ्रा और चौथा माउथ। वहीं दूसरा आई जो इंसर्ट करने की बात करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी पार्ट को पेनिस के अलावा वुमेन के। पहला एनस में, दूसरा वेजाइना में, तीसरा यूरेथ्रा में। वहीं तीसरा है एम जो कि मैनिपुलेट करने की बात करता है कोई भी वुमेन के बॉडी पार्ट को, जैसे कि पहला एनफ, दूसरा वेजाइना, तीसरा यूरेथ्रा या चौथा कोई भी वुमेन के बॉडी पार्ट को। वहीं चौथा जो है वो अप्लाई करने की बात करता है माउथ को, पहला वुमेन के एनफ में, दूसरा वेजाइना में, तीसरा यूरेथ्रा में। तो रेप जो है वो डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 में। अगर हम सेक्शन 375 रेप की बात करें तो ये बेयर एक्ट में सीधे सीधे दिए गए हैं। तो आप इनको एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ने की कोशिश करें। आशा करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। आशा करते हैं आपने सेक्शन 375 पढ़ लिया होगा। तो अब हम जानते हैं डिफरेंस अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट के बीच में। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, ये कभी कभी ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन इन दोनों के क्लॉज फर्स्टली और क्लॉज सेकेंडली में डिफरेंट कनेटेशन और डायमेंशंस दिए गए हैं। तो जो एक्सप्रेशन है अगेंस्ट हर विल, इसका ऑर्डिनरीली मतलब होता है कि जो इंटरकोर्स है वो किया गया है किसी मैन द्वारा किसी वुमेन के, उसके रेजिस्टेंस और अपोजिशन के बाद भी। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सप्रेशन है विदाउट हर कंसेंट, इसका मतलब होता है कि जो रीजन है वो अकम्पेंड है डेलिब्रेशन द्वारा। तो यहाँ ये नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कोर्ट है वो फॉलो करते हैं वो उन टेस्ट्स को जो कि दिए गए हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 90 में, जिससे कंसेंट इस्टेब्लिश किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 90 पे इंडियन पिनल कोड के। तो ये बात करता है कंसेंट जिसके बारे में पता है कि वो या तो फियर में या मिसकंसेप्शन में दिया गया है। एक कंसेंट वो कंसेंट नहीं माना जाता है अगर वो कंसेंट दिया गया है उस पर्सन द्वारा किसी इंजरी के फियर में या फिर किसी मिसकंसेप्शन के कारण किसी फैक्ट के। और जो ये पर्सन ये एक्ट कर रहा है उसको ये पता है या उसको ये भरोसा करने का उसके पास कारण है कि जो कंसेंट है वो फियर के कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए या फिर मिसकंसेप्शन में दिया गया है या फिर किसी इंसेन पर्सन द्वारा दिया गया है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है या फिर टॉक्सिकेशन में है, यानी कि नशे में है, या फिर जिसको उस कंसेंट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है, या फिर किसी चाइल्ड का कंसेंट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 12 साल से कम है। अब आते हैं सेक्शन 376 पे जो कि बात करता है रेप से रिलेटेड पनिशमेंट के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो सब सेक्शन 2 में नहीं है वो रेप कमिट करता है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, जिसका टर्म 10 साल से कम नहीं होगा और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकता है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। वहीं सब सेक्शन 2 जो है वो दिया गया है इस वीडियो में, तो कृपया आप पॉज करके इफ सब सेक्शन 2 को पढ़ें। ये बेयर एक्ट का डायरेक्ट डेफिनेशन है। अब आते हैं सेक्शन 376 ए पे। तो ये बात करता है पनिशमेंट की रेप के अगर विक्टिम की डेथ हो जाए या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट हो जाए उस विक्टिम।
तो ऐसे केस में जो एक्यूज्ड है उसे 20 साल से कम तक की सजा नहीं होगी, या फिर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड की जा सकती है लाइफ के लिए, यानी कि जो उसके रिमाइंडर पीरियड है नेचुरल लाइफ का तब तक के लिए, या फिर डेथ तक के लिए। वहीं सेक्शन 376 ए बी जो है वो बात करता है रेप के पनिशमेंट की, अगर रेप किसी वुमेन का किया जाए जिसकी उम्र 12 साल से कम है। ऐसे केस में जो एक्यूज्ड है उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, वो 20 साल से कम का नहीं होगा, और वो इम्प्रिजनमेंट लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है, मतलब उसके नेचुरल लाइफ के रिमाइंडर पीरियड के लिए भी, और उसको फाइन भी हो सकता है, या और वो डेथ तक के लिए भी इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकता है। वहीं सेक्शन 376 बी की बात की जाए तो ये बताता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में जो कि हस्बैंड द्वारा किया जाता है अपनी वाइफ के साथ सेपरेशन पीरियड के दौरान। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो कि उससे अलग रह रही है किसी डिग्री के कारण सेपरेशन के और उसके कंसेंट के बिना, तो उस हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जिसकी अवधि 2 साल से कम की नहीं होगी, और ये 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और उसको फाइन भी हो सकता है। वहीं अब सेक्शन 376 की बात करें तो ये बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी पर्सन के द्वारा जो कि अथॉरिटी में है। तो उसके ये फैक्ट्स हैं जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे केस में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला व्यक्ति है उसको जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 5 साल से कम तक की नहीं होगी, और ये 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और उसको फाइन भी पे करने के लिए कहा जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 376 डी पे, तो ये गैंग रेप की बात करता है। तो अगर कोई गैंग रेप होता है तो उस केस में जो ऑफेंस कमिट करते हैं व्यक्ति उनको जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जिसकी अवधि 20 साल से कम की नहीं होगी, और ये लाइफ टाइम के लिए भी एक्सटेंड हो सकती है, और इसके साथ उनको फाइन भी हो सकता है। वहीं 376 डीए जो है वो पनिशमेंट की बात करता है गैंग रेप की एक वुमेन के साथ जो कि 16 ईयर से कम एज की है। वहीं 376 डीबी जो है वो बात करता है गैंग रेप की उस वुमेन के साथ जिसकी उम्र 12 साल से कम की है। इनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये बेयर एक्ट की डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं इंडियन पिनल कोड के। अब आते हैं सेक्शन 376 ई पे, तो ये पनिशमेंट की बात करता है रिपीट ऑफेंडर्स के, और वहीं जो 376 एफ है ये लाइबिलिटी की बात करता है पर्सन इंचार्ज की वर्क प्लेस के, अगर या फिर दूसरे व्यक्ति की जो ऑफेंस की जानकारी देते हैं। तो अब हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 377 पे आते हैं जो कि बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरली कार्नल कार्नल इंटरकोर्स करता है जो नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट हो किसी मैन वुमेन या एनिमल के साथ, तो उसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ टाइम तक का हो सकता है, या फिर उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक की अवधि तक का हो सकता है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन जो है वो सफिशिएंट है ये कार्नल इंटरकोर्स कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और ये ऑफेंस के लिए नेसेसरी जो है और जो इस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। अब आते हैं कुछ केस लॉस पे। तो पहला केस लॉ है यशवंत राव वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में एक माइनर डॉटर जो थी एक्यूज की वो वॉशरूम जाती है रियर साइड में हाउस के, और वहां जो डिसीज्ड है वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। ये जब उस एक्यूज देखता है कि उसकी माइनर गर्ल का रेप हो रहा होता है तो जो डिसीज्ड को है वो एक स्पेड से मारता है। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि माइनर ने भले ही कंसेंट दिया हो तो भी वो इमेटीरियल है, और जो डिसीज का जो एक्ट है वो जो है वो रेप कमिट कर रहा है, तो उसको सेक्शन 376 के अकॉर्डिंग, तो जो फादर है उसने अपने डॉटर के बॉडी के डिफेंस के लिए ये किया था, तो ये प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग सही है, और जो ये एक्ट उसके फादर ने किया था वो जस्टिफाइड था। अगला केस लॉ है तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में एक मथुरा नाम की लड़की थी जिसका पुलिस स्टेशन में 2 पुलिसमैन रेप कर देते हैं।
और एक्यूज जो है उनको एक्विट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन ग्राउंड्स पे कि जो यहाँ जो है वो इम्प्लाइड कंसेंट था, क्योंकि उस जो मथुरा थी उसके शरीर पे कोई इंजरी का साइन नहीं था। तो इस जजमेंट को जो है बहुत बुरी तरह पब्लिक और जूरिस्ट द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। इस मथुरा रेप केस के बाद ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 आया था। अगला केस लॉ है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस केस में जो एक लड़की है वो 16 साल से कम की उम्र की, वो किडनैप कर ली जाती है जब वो 10th क्लास का एग्जाम दे के आ रही होती है अपने स्कूल से, गुरमीत सिंह द्वारा और 3 एक्यूज द्वारा। और उसको ट्यूबवेल के पास एक कोठा के पास रेप कर दिया जाता है उसका। रात को फिर उसके साथ रेप किया जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको स्कूल के बाहर छोड़ दिया जाता है। वहां वो एग्जाम दे के आने के बाद अपने घर आके अपने मम्मी को सारी चीजें बताती है और वहीं फिर उसकी माँ ये सारी चीजें अपने हस्बैंड को और उसके पिता को बताती है। तो पिता जो है वो पंचायत के पास तभी जाते हैं, लेकिन उनको वहां जस्टिस नहीं मिलता है पंचायत से, तो एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। हाई कोर्ट जो है वो एक्विट कर देता है एक्यूज को और फिर ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट उनको कन्विक्ट कर देता है और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देता है जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, effect of rape. दूसरा, previous sexual intercourse does not authorize everyone to make sex. तीसरा, trial of accused rather than rape of the victim. चौथा, ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन क्रॉस एग्जामिनेशन। और पांचवा, ट्रायल इन कैमरा रेदर देन ओपन कोर्ट। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है इस केस में। अब आते हैं अगले केस लॉ पे जो कि है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। इस केस से पहले जो मैरिड वुमेन्स थे जिनकी उम्र 15 से 18 ईयर्स के बीच में थी, अगर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होता था उनके हस्बैंड का, तो वो रेप नहीं माना जाता था। लेकिन इस केस के बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप वाइफ के साथ किए जाए और अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो ये रेप के अंदर माना जाएगा। वहीं अनमैरिड और मैरिड वुमेन के बीच में यहाँ डिफरेंस खत्म कर दिया गया इस केस के बाद। तो अगर कोई भी वुमेन 18 साल से कम की है और उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है उसके कंसेंट के साथ या उसके कंसेंट के बिना, तो भी वो चीज रेप मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये था सेक्सुअल ऑफेंसेस पे एक डिटेल्ड वीडियो जहां हमने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 से सेक्शन 377 के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक विधिकपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही अन्य वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।